नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की लक्ष्मण रेखा। अब नहीं होगा धोखा। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है ये लक्ष्मण रेखा और क्यों नहीं होगा अब धोखा? पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में अनुशासन और सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मंच पर बैठने से लेकर भाषण देने तक सब कुछ अब गाइडलाइन के तहत होगा। दरअसल 10 मार्च को भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान मंच पर क्षमता से ज्यादा नेता बैठ गए और मंच धराशायी हो गया था। कई सीनियर नेता घायल हुए थे। इस घटना ने पार्टी को झकझोर कर रख दिया था। ये गाइडलाइन या यूं कहें लक्ष्मण रेखा उसी से निकली है। कांग्रेस ने पार्टी कार्यक्रमों के लिए बनाई गाइडलाइन। अब गाइडलाइन के हिसाब से होंगे बैठक कार्यक्रम। मंच की ऊंचाई से लेकर आकार तक तय होगा। कार्यक्रम में गांधी अंबेडकर की फोटो लगाना अनिवार्य। किसे कहां बैठना है, किसे कब बोलना है, सब लिखा होगा। बैकड्रॉप से लेकर स्वागत के तरीकों तक सब कुछ फिक्स होगा। गाड़ियों और ड्राइवरों का भी वेरिफिकेशन होगा। प्रोटोकॉल के तहत मंच पर बैठेंगे नेता। गाइडलाइन को दिल्ली से मिली मंजूरी। जिला स्तर के कार्यक्रम के लिए अलग प्रोटोकॉल, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के लिए अलग गाइडलाइन। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान टूटा था मंच। कुल मिलाकर कांग्रेस अब बीजेपी की तरह ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ करने की कवायद में जुटी है, तो बीजेपी कांग्रेस के इतिहास को याद दिलाकर तंज कस रही है। गाइडलाइन तो सब क्या है पहले से है, लेकिन फॉलो नहीं हो रही थी। तो अब जीतू पटवारी जी ने और चौधरी जी जो प्रभारी हैं, उनने पिछले किसान कांग्रेस के धरने प्रदर्शन के समय जो मंच टूटा, कई वरिष्ठ कांग्रेसी उसमें घायल हुए, इसलिए इस प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जाएगा, चाहे वो मंच पे बैठने का मामला हो, चाहे वहाँ पर स्पीचेस देने का मामला हो। अरे यदि ईश्वर भी ऊपर से आ जाए तो कांग्रेस में गाइडलाइन का पालन नहीं हो सकता। जिस प्रकार से पिछले दिनों मंच गिरा, उसके बाद गाइडलाइन सामने आई, फिर इस तरह की घटना देखने को मिलेगी। मंच पे वही नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में चढ़े मिलेंगे। होर्डिंगों से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, बड़े नेताओं के चेहरे गायब होंगे। गाड़ी के अंदर जीतू पटवारी की गाड़ी में किसी नेता को कोई बैठने नहीं देगा, सब अपनी गाड़ी लगा देंगे। वही जूतम पेजार, वही लड़ाई झगड़े फिर देखने को मिलेंगे। गाइडलाइन तो सिर्फ दिखावटी, ऐसी कई गाइडलाइन कांग्रेस बना चुकी। कांग्रेस में कभी इस तरह की गाइडलाइन का पालन हो ही नहीं सकता। कांग्रेस अब संगठन को सुधारने में जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस नई लक्ष्मण रेखा को सच में मान पाएगी या फिर वही पुराना हल्ला और अव्यवस्था दोहराई जाएगी। अब इंतजार है 20 अप्रैल को होने वाली प्रदेश कार्य समिति बैठक का, जहां इस लक्ष्मण रेखा पर आखिरी मुहर लगेगी। ये जब मैं रिपोर्ट देख रहा था आपके साथ, तो एक दार्शनिक बात मन में आई कि कोई पार्टी या चरित्र भी अगर एक निर्जीव सी चीज होता कि जब मर्जी आई, बस इतनी ऊंचाई होनी चाहिए कैरेक्टर की, इतना बड़ा कर लो कैरेक्टर, फिर इतना नीचा कर लो, उसकी खामियां ऐसे दूर कर लो भाईजान, फिर ऐसे कर लो। नहीं था। आप मंच की ऊंचाई तय कर सकते हैं, आप शादी हॉल बना सकते हैं, भव्य होगा, बजट के मुताबिक होगा, लेकिन किसी पार्टी को, क्योंकि पार्टी का नाम पार्टी तो कहने के लिए है, वो है जीवंत लोगों की इकाई, लाइव पर्सन्स हैं उसमें, जीवित लोग ही हैं, उनके लिए कैसे गाइडलाइन, वो कैसे मानेंगे सबके सब। तो जब ये बात हो रही थी तो मैं सोच रहा था काश कांग्रेस के लिए भी एक इस तरह की, सारे कांग्रेसी इस गाइडलाइन को फॉलो करते कि अब हम अपनी पार्टी के लिए जान दे देंगे। तमाम बातें हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले बंसल न्यूज़ के सवाल देखिए। क्या कांग्रेस अब अनुशासित दिखेगी या नई गाइडलाइन दिखावा बनकर रह जाएगी? क्या संगठन मजबूत करने के लिए बीजेपी जैसी सख्ती कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगी? क्या ये लक्ष्मण रेखा कांग्रेस को 2028 के लिए तैयार कर पाएगी? हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मेरे साथ रहेंगे। दो मेहमान दूरस्थ हमसे हैं, लेकिन
आधुनिक आईटी तकनीक के ज़रिए निकटस्थ भी हैं हमारे, दूरस्थ निकटस्थ इसलिए बोलता हूं कि हिंदी से थोड़ा परिचित रहिए प्रभु। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत है। और भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और उनकी वाणी में एक और ईश्वर प्रदत्त बात है कि उनके जो व्यंग होते हैं, कटाक्ष होते हैं, बड़े गंभीर होते हैं, कई बार कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो जाते हैं तो बहुत चुभते भी हैं, लेकिन ठीक है, ये उनका अंदाज़े बयां है और स्वागत होना चाहिए। संदीप जी, जैसी बात हम कर रहे थे कि कांग्रेस के चरित्र में और बीजेपी के चरित्र में बहुत फ़र्क है, और आप शायद मंचीय व्यवस्था सुधार सकते हो, भीतर की व्यवस्था कैसे सुधारोगे ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस कोशिश कर रही है। बहरहाल इस गाइडलाइन को पार्टी की गाइडलाइन से भी जोड़कर आप कैसे देखते हैं? देखिए शरद जी, परिवार हो, समाज हो, चाहे राजनीतिक दल, घोषित और अघोषित गाइडलाइन तो होती है। परिवार में जो हमारे सीनियर होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, तो उनकी एक गाइडलाइन होती है जो आंखों के इशारे पर परिवार चलता है। जैसा आपने कहा कि जीवित इकाई है, हमने कांग्रेस में बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि आज से कुछ साल पहले की अगर हम याद करते हैं तो कांग्रेस में जितने नेता होते थे उतने झंडों में उनके नाम लिखा कर हुआ करते थे शरद जी। तो ये कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए, नेता अपनी तस्वीर छपवाने के लिए, मीडिया में सामने आने के लिए एक सक्रियता दिखाते हैं, और उत्साह भी है ये राजनीतिक दल का। मेरा अपना मानना है शरद जी कि आपको ऐसा कैडर तैयार करना चाहिए जिसके अंदर ही ये भाव रहे कि आपको कोई गाइडलाइन न बनानी पड़े। बीजेपी में अनुशासन है, आप देखिए बीजेपी में इस तरह की स्थितियां नहीं बनती हैं। गाइडलाइन की बात हुई है, मुझे थोड़ा सा उसमें हटके भी दिख रही है, राजनीति भी दिख रही है। क्या मंच अकेले टूटने से, घटना होने से गाइडलाइन आपको तय करना पड़ रही है, या कांग्रेस के अंदर कुछ चल रहा है जिसके चलते ऐसी गाइडलाइन तय की जा रही है कि जो नेता है वो खास जगह सक्रिय रहें, वो प्रदेश की राजनीति, क्योंकि आज आपके 63 विधायक हैं, क्या भोपाल में कार्यक्रम होगा तो 63 विधायकों को जगह मिल पाएगी? तो क्या गाइडलाइन होगी, किस तरह से होगी, या क्षेत्रीय गाइडलाइन जो आपकी जिले स्तर पर होगी? तो मुझे लगता है कि गाइडलाइन के साथ साथ अंदर की पार्टी की राजनीति भी कुछ मुझे नजर आ रही है इसमें। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात एक पकड़ी है। दुर्गेश जी, क्या लिखने में जुट गए आप? कुछ आंकड़े निकाल रहे हैं आप भी कुछ गाइडलाइन के? जी, टिप्पणी आपकी। जी शरद जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी को अगर इस यहाँ पर आकर गाइडलाइन तय करनी पड़े तो इसका मतलब है कि उसका तो भगवान ही मालिक है। जो आपने टिप्पणी की, निश्चित रूप से वो मुस्कुराहट भी ला रही थी और कहीं कहीं सोच में भी इस चीज को जगह मिल रही थी कि कितना हम तय करेंगे, कैसे तय करेंगे। ये सब पैमाने नहीं होते हैं, ये उनका नितांती आंतरिक मामला है। पर जिस तरह से ये जो बात इनकी है कि ये गाइडलाइन तय करना, ये करना, इसके बनिस्बत इनको ये तय करना चाहिए था कि हमारा संगठन और कैसे मजबूत होगा और संगठन के लिए अच्छा हम क्या कर सकते हैं। पर ये चूंकि कांग्रेस है, ये सत्ता लोलुपता वाला दल है, जब सत्ता होता है तभी इनका संगठन होता है, और जब सत्ता नहीं होती है तो ये आप देखते हैं कि ये सिर्फ आरोप और आलोचनाओं में ही लगे रहते हैं। टीवी, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपनी बात रखते हैं। जनता इनसे नदारद हो गई है। यह इस बात का भी द्योतक है कि जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है, और निश्चित रूप से जब ये सब चीजें होती हैं तो आप जब ट्विटर की चुड़िया उड़ाते हो या जब फेसबुक, व्हाट्सएप पे बैठते हो तो इसी तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। जो संगठन होता है वो निश्चित रूप से इनको कमलनाथ जी का वो पाठ भी पढ़ना चाहिए जिसमें वो हमेशा बताते थे कि अगर संगठन के बारे में कहीं सीखना है, कहीं समझना है तो आरएसएस को देखना चाहिए, भाजपा को देखना चाहिए, उस कैडर को देखना चाहिए। संदीप प्रणिक जी ने भी अभी निश्चित रूप से उसी कैडर की बात की कि कैडर होता तो गाइडलाइन तय नहीं करनी पड़ती। अब चूंकि कैडर नहीं है तो गाइडलाइन पे आप लगे हुए उस चीज को प्रचार प्रसार कर रहे हो, और एक दिन हम कैसे सुर्खियों में आ जाएं, कैसे हम डिबेट का मुद्दा बन जाए, इन पे बात करने के लिए ये इतनी श्री है। आने वाली 30 तारीख को पूत के पांव है, निश्चित रूप से सब दिख जाएंगे अपने को। चलिए, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था दुर्गेश जी, डॉक्टर साहब, की कभी कभी जैसे तमाम डे हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, एक दिन होना चाहिए नो निंदा डे। और उस दिन मुझे लगे कि उस दिन की डिबेट कितनी अच्छी होगी। भूपेंद्र जी कहेंगे कि बहुत खूबसूरत पार्टी है शरद जी बीजेपी, और दुर्गेश जी कहेंगे मुझे बहुत दुख होता है शरद जी।
पार्टी लीजिए बहुत शरद जी, अच्छी और है, हम दोनों ही आपके पहले बहुत गेस्ट प्यारी रहेंगे। है। हम दोनों ही पहले गेस्ट रहेंगे उसमें, हम दोनों ने तय कर लिया। चलिए, आपने इस पे मंजूरी की मुहर लगा दी, भूपेंद्र जी गंभीर हो गए। और लेकिन चलिए भूपेंद्र जी अब जवाब दीजिए। गाइडलाइन मंच की तो तय हो गई, पार्टी की भी तय हो ही रही होगी, अंदर मजबूत तैयारी होगी, क्योंकि बिना उस गाइडलाइन, क्योंकि अगर पार्टी की गाइडलाइन तय होती, पार्टी का अनुशासन बहुत मजबूत होता, पार्टी में ये चीज स्वतः स्फूर्त होती, स्पॉन्टेनियस होती, मंच आप ही के नहीं टूटते, बीजेपी के भी अनेक बार टूटे हैं। ये अनुशासन आज तक राजनीतिक दल भारत में नहीं बना पाए हैं, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त होता तो मंच टूटता ही नहीं। जी पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आपने ये स्वीकार किया कि मंच जो है दूसरी पार्टियों के भी टूटते हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि वो बहुत अनुशासित हैं, और उनका अनुशासन जो है उनकी खुद की पार्टी नियंत्रित नहीं करती है, एक थर्ड पार्टी नियंत्रित करती है। जैसे आजकल थर्ड पार्टी ऑडिट का जमाना है, ऐसे संघ इनको जो है ऑडिट करता है, और इनका जो है अनुशासन को ये भाड़े पे दे रखा है इन्होंने अनुशासन वहां पर। तो बहुत अच्छी बात है। आपने दूसरी बात कही कि जो है एक दिन ऐसा आए कि नो निंदा, तो मैं स्वागत करूंगा कि आपके चैनल पर जब भी ये डिबेट होगी जी जी और मुझे अवसर मिलेगा तो मैं बिल्कुल जो है निंदा विहीन बात करूंगा, और वो बात करूंगा जो मध्य प्रदेश के हित में होगी। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये केवल मंची व्यवस्था के लिए गाइडलाइंस नहीं बनी है। हमारी पार्टी एक नए रिसर्जेंस से गुजर रही है और बहुत सारे फैसले हुए हैं। उन फैसलों को केवल जो है आप समालोचना की दृष्टि से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। और तीसरी चीज में जो है दुर्गेश जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि गलतफहमी में ना रहें। हमने 60 साल इस देश पर राज जो है मजाक में नहीं किया है, जनता के आशीर्वाद से किया है, और जनता ने हमारी व्यवस्था, हमारे विचार, हमारे जी जी थोड़ा ऑडियो में देखिए इशू है, रेक्टिफाई करें हम उसको। जी संदीप जी, मैं आता हूं जब तक हम ऑडियो दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। ये सही बात है कि कांग्रेस ने 40 साल या उससे कुछ ज़्यादा ही शासन किया है, और पहले की कांग्रेस में जो आज़ादी के बाद की कांग्रेस थी 10 सालों तक, 1960 तक, उस कांग्रेस में डिटेरिएशन 70 के दशक से जो शुरू हुआ तो वो 2000 तक अपने चरम पर था, और यहीं से पार्टी का पतन भी शुरू होता है, जिसको राहुल जी इन दिनों बखूबी पब्लिक मंच पर, पार्टी के मंच पर भी उजागर कर रहे हैं। इसके लिए वो निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं कि वो इससे झिझक नहीं रहे हैं, क्योंकि जगह आप तभी सकते हो जब सबको बताओ कि हमारे भीतर ये कमज़ोरी है। लेकिन अभी आप मोटे तौर पर क्या चीज़ पाते हैं? कांग्रेस के लिए अनुशासन ही सबसे बड़ी चुनौती है, और इस मंच के टूटने ने भी वही कहा है कि भैया अनुशासित हो। देखिए शरद जी, मैंने पहले भी कहा कि अनुशासन ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। अगर आप में अनुशासन नहीं है तो बेलगाम हो जाएंगे। हम देखते हैं कि बैलगाड़ी में भी अगर हम बैल चलाते हैं तो उसके लिए हम दो तरफ लगा दें ताकि वो नियंत्रण में रहे। तो राजनीतिक दल में भी ये जरूरी है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित रखें। वो अचानक तो आप गाइडलाइन तय करके, शरद जी मुझे नहीं लगता है कि एक दिन की गाइडलाइन तय करने से बदलाव आ जाएगा। क्या सेवा दल के जरिए कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के जरिए या NSUI के जरिए जो आपका नया कार्यकर्ता आ रहा है, नया नेता आ रहा है, उसको गाइडलाइन में अगर आप लाएंगे और उसे अपना सिखाएंगे कि हमारी पार्टी क्या है और तुम्हें कैसे काम करना है, तो मुझे लगता है कि उसका ज़्यादा लाभ होगा। गाइडलाइन ठीक है, उनने अपनी जिन परिस्थितियों में जिस चीज़ के चलते की है। जहाँ तक आपने कहा कि राहुल गांधी वाली बात, शरद जी कम नेताओं में ये साहस है कि वो मंच पर खड़े होकर, कार्यकर्ताओं के बीच खड़े होकर अपनी पार्टी की कमी बताएं। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। तो ये स्वीकार्यता बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आम आदमी भी अपनी कमी को स्वीकारने तैयार नहीं होता, परिवार की कमी स्वीकारने तैयार नहीं होता। राहुल गांधी का ये जो प्रयास है, मुझे लगता है कि इसका लाभ कांग्रेस को आगे आने वाले समय में हो सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो अच्छे सेनापति होते हैं, मुझे याद है कि मैं पहले भी 2-3 बार इस मंच पर ये बात कह चुका हूँ डिबेट के। कप्तान सिंह सोलंकी जी ने, मैं एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी में था और 2002 के आसपास की बात है, संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश बीजेपी, जैसा दायित्व तो आज हितानंद जी संभाल रहे हैं। मैं शाम के समय उनके पास गया, उन्होंने कहा आज बड़ी खबर है आपके लिए शरद जी, लिख लीजिए। वो प्रोफेसर रहे तो वो इस तरह से थोड़ा कहते थे, लिखिए शरद जी, आज बड़ी खबर दे रहा हूँ।
और उन्होंने कहा कि बड़ी खबर ये है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये भरोसा ही नहीं है कि वो दिग्विजय सिंह के 10 वर्ष के शासन का अंत कर सकते हैं। मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं साहब? बोले हाँ, जो मैंने कहा लिखिए इसको। मैंने कहा लेकिन ये तो बहुत उल्टी खबर हो जाएगी। उन्होंने कहा उल्टी नहीं, मैं कार्यकर्ताओं के मनोबल को जगाने के लिए ये नीम की गोली दे रहा हूं, उनको कुनैन की गोली दे रहा हूं। तो कई बार शायद राहुल भी वही कुनैन की गोली दे रहे हैं। भूपेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं दुर्गेश जी की तरफ चलूंगा। जी देखिए राहुल, हमारी जो पार्टी ने अभी अहमदाबाद में और दूसरे जो अंतरराष्ट्रीय हमारी बैठकें चल रही हैं उसमें बहुत सारे फैसले लिए और हमारे तौर तरीके, जो हमारा पूर्व में जो काम करने का तरीका था, उन तरीकों पर हम वापस बहुत सारी चीजें लौट रहे हैं और ये नीचे से ऊपर की तरफ हमारा संगठन अभी काम करना शुरू करेगा। और जहां तक ये सोचना कि ये केवल मंची व्यवस्था है, ये मंची व्यवस्था नहीं है, उसके प्रोटोकॉल सारे जो है तैयार किए जा रहे हैं। कहाँ पर कौन किस तरीके से उसके प्रोटोकॉल्स होंगे, कौन मंच पर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। और ये एक तरह की जो है एक प्रशिक्षण है जो हमारे कार्यकर्ता को, जो एक दूसरे के लिए जो समाधान पैदा हो सके उसकी कोशिश करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं और एक विचार के ऊपर ही काम करने की चेष्टा जो हमारी पार्टी कर रही है। और ये बड़ी तैयारी है, एक पूरा का पूरा जो है रिस्ट्रक्चरिंग है, रिफॉर्म है, रिव्यू है चीजों का। तो ये बिल्कुल मैं लौटता हूं, जल्दी से एक और राउंड की तरफ वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक बड़ी उससे गुजर रहे हैं और उस पे बहुत अच्छे फैसले हमारे यहाँ पार्टी में हो रहे हैं। आपको भी, बीजेपी को भी, दोनों पार्टियों को, आप दोनों मजबूत से मजबूत हों, दोनों की किसी की शक्तिहीनता की स्थिति न बने, क्योंकि लोकतंत्र के लिए आपका शक्तिशाली होना और चुनावी लड़ाइयों में आपके बीच नज़दीकी मुकाबले होना बहुत ज़रूरी है। एक बड़े अंतर के मुकाबले लोकतंत्र में और किसी मैच में भी ऊब पैदा करते हैं और चिंता भी पैदा करते हैं कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी। देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि आज की जो डिबेट है उसमें ये सिर्फ भूपेंद्र जी आलोचनाओं के इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं और इन्होंने संघ की आलोचना करने का काम किया। अब ये अगर संघ को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये संगठन नहीं समझेंगे, ये संगठन नहीं समझेंगे तो कार्यकर्ता को नहीं समझेंगे। अब जब कार्यकर्ता को नहीं समझेंगे तो फिर प्रोटोकॉल तय कर लीजिए, आप उसको नहीं समझ पाओगे, फिर गाइडलाइन को नहीं समझ पाओगे आप। तो मुझे लगता है कि आपको यह पहले समझना जरूरी है कि संघ देशभक्तों का संगठन है और हमारे लिए तो दल से बड़ा भी देश है, इसलिए देशभक्तों का वो संगठन है, उसको हम प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा को प्रणाम करते हैं। आप आलोचना करते रहिए क्योंकि आप आलोचना करने के इर्द गिर्द ही घूमना चाहते हैं। आप प्रोटोकॉल तय कर लीजिए, आप गाइडलाइंस तय कर लीजिए, आप सब तय कर लीजिए। जब तक आप कार्यकर्ता के दिल को नहीं टटोल पाओगे ना, कार्यकर्ता को समझ नहीं पाओगे ना, तो ये सब चीजें मिथ्या होगी। आप एक दिन छप गए, एक दिन आप पे डिबेट हो गई, एक दिन चर्चा में आ गए, पर उसके बाद भी अगर आपने कार्यकर्ता के मन को नहीं समझा, क्योंकि आज आपके यहाँ से पब्लिक तो नदारद हो ही गई है, जनता आपके साथ नहीं खड़ी है, जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता खड़े हैं ना, तो वो भी आपसे नदारद होते जाएंगे। आप उस प्रोटोकॉल में कुछ जो नेता बचेंगे उन्हीं को आप मंच पे बिठाइएगा और उन्हीं को उनकी बात सुनाइएगा। 5.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जब जिस दल को छोड़ के चले जाएं, उसके बाद भी आप समीक्षा नहीं करो, उसके बाद भी आप चीजों को नहीं समझो। चलिए मैं आपके एक सवाल की तरफ आता हूं। संदीप जी, ये बात जो कही दुर्गेश जी ने कि संघ की आलोचना, मैं इंदिरा गांधी जी के समय तो मेरे ख्याल से ना आप थे पत्रकारिता में ना मैं था, हम सब स्कूल्स में ही थे उन दिनों, लेकिन जितना हमने समीक्षकों को पढ़ा है कि इंदिरा जी ने गाहे बगाहे संघ के बारे में कोई टीका टिप्पणी की है। और नेहरूवियन इरा में भी जितनी डिबेट्स मैंने देखी हैं, चूंकि बहुत नज़दीकी संबंध रहे हैं, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस से ही निकले थे, तो वो मतभेद थे, तो वहाँ भी आलोचना नहीं थी। क्या 90 के दशक के बाद अर्जुन सिंह जी और तमाम लीडर्स ने ये संघ आलोचना का जो अध्याय शुरू किया, इससे बीजेपी को मजबूती ही मिली? देखिए शरद जी, संघ की आलोचना करके कांग्रेस ने, ठीक है उनका अपना एक विचार है और जिस आधार पर चलते हैं, कहीं ना कहीं एक वर्ग को इकट्ठा होने का आपने मौका दिया और ऐसा करने से आप पर यह आरोप लगे कि आप एक खास वर्ग के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं जी। बीजेपी मैं कह रहा हूं सत्ता में हो या सत्ता से बाहर रही हो, उसका जमीनी स्तर पर जो नेटवर्क रहा है या अपना संदेश पहुंचाने का तरीका रहा है वो बहुत बेहतर रहा है शरद जी, चाहे सत्ता में रहो या सत्ता से बाहर।
और बीजेपी ने या संघ ने ये कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुए कि जमीनी स्तर पर इन्होंने संघ की आलोचना की। संघ और बीजेपी ने मिलकर जमीनी स्तर तक ये बात पहुंचाई कि ये खास एक वर्ग के साथ खड़ा होने वाला राजनीतिक दल है। जो 90 से सिलसिला शुरू हुआ और 2024 तक आते आते स्थिति ये बन गई कि वो दल सत्ता में आ गया और लगातार मजबूत होता गया। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी चूक है कांग्रेस की। बिल्कुल भूपेन जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, 20 सेकंड में आपकी टिप्पणी। देखिए, आपकी पूरी डिबेट में मैंने तो किसी की आलोचना की नहीं, लेकिन बाकी सारे लोग कांग्रेस की आलोचना करने में जो है बहुत समीक्षा प्रयास कर समीक्षा रहे हैं। सर, समीक्षा समीक्षा ठीक है ना जी, इसे आप समीक्षा कह सकते हैं। समालोचना। अगर मैं कहूंगा तो आलोचना होगी वो, लेकिन ये कर रहे हैं तो समीक्षा में मान लेता हूँ। बहुत जी। अच्छी समीक्षा में इन्हें धन्यवाद देता हूँ जी। कि ये हमारी पार्टी के लिए ठीक ठीक सोच रहे हैं और हम लोग इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे जिन बातों को लेकर उन्होंने हमारी समीक्षा की है। और आगे निरंतर रूप से हम लोग जो है अपने परिवर्तन के दौर से हैं और ये परिवर्तन बहुत सारी चीजें दिखाएगा और ये सिद्ध करेगा कि हम जो है पूरे देश की पार्टी हैं। हम किसी एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। हमने इस देश के हर आदमी के लिए काम किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। जो सबका होता है वो जो है उसको लोग सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि वो किसी का नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल और बिल्कुल जो भूपेन जी। ना करते हैं, नफरत करते हैं, जी वो ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि वो किसी खास के हैं। ये रोज सिद्ध करते हैं जी और जी। रोज नाम ले लेकर सिद्ध करते हैं और उनको खतरे में बताते हैं जिनके लिए ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है, बस एक ही बात है भूपेन जी, जो लाख टके का सवाल है। आप भी बहुत संजीदा और बहुत गंभीर राजनेता हैं, दुर्गेश जी भी उत्फुल्लता में रहते हैं लेकिन गंभीर राजनेता हैं, कि एक शेर जो कांग्रेस के लिए मौजूद है, वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता, अच्छा और बुरा ये चलता है। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। ये किसी व्यक्ति का भी सच होता है चुनौतीपूर्ण समय में, किसी संगठन का भी सच होता है और इसी सच के साथ आज कांग्रेस इस सच का सामना कर रही है। तरीका ठीक है। राहुल जी जिस तरह से अपनी कमजोरियों को जाहिर कर रहे हैं, वो कहीं ललकार रहे हैं कि जो है कांग्रेसी वो खड़ा हो, चले हमारे साथ, फिर हम एक नई कांग्रेस का निर्माण करते हैं। यही परिवर्तन है। बीजेपी सतर्क है। बीजेपी लगातार जीतने के बाद भी अपने दिमाग में जीत को बिठा के नहीं चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उसकी चुनौती भी है कि वो कब तक इसको अपने सर पर नहीं बिठाएगी। उसके कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, उन्हें जगह चाहिए, उनके लिए जगह बीजेपी को बनानी पड़ेगी। ये चुनौतियां दोनों दलों की है। एक की इसलिए दिख रही है ज़्यादा कि वो असफल है, एक की इसलिए नहीं दिख रही हैं कि वो सफलता के शीर्ष पर है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।